चलिए, तो आज हम लोग करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो जब आपको 11th क्लास मैंने चालू किया था तो सबसे पहले क्लास में द्रव्य के बारे में बताया था। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसका भार होता है और जिसे हम लोग अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब द्रव्य कहलाते हैं। जिनमें भार होगा, जो स्थान घेरेगा और जिन्हें हम अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब द्रव्य कहलाते हैं। तो ये जो द्रव्य है उसकी 3 अवस्थाएं आप प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़े थे। छोटी कक्षाओं में बताया गया था आप लोगों को कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन द्रव्य की एक चौथी अवस्था भी होती है, वो कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है द्रव्य की एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें पदार्थ जो होता है न तो पूर्णतः ठोस होता है और न ही पूर्णतः वो द्रव अवस्था में होता है। ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, वो अवस्था कहलाता है प्लाज्मा। जैसे कि जेल होता है, जेली होता है, ये सब प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। इस लेसन में जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, इस लेसन में पर्टिकुलर हमको गैस के बारे में पढ़ाई करनी है। पदार्थ की एक ही अवस्था जो है गैसीय अवस्था, उसके बारे में हमको पढ़ाई करना है। तो गैस जो होता है उसमें जो भी उसमें परिवर्तन आता है उसके 3 मुख्य कारक होते हैं। एक होता है ताप, दूसरा होता है दाब और तीसरा होता है आयतन। और ये ऐसे कारक होते हैं जिसमें से अगर एक में परिवर्तन कर दें तो अन्य 2 स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। अगर मैं किसी गैस के ताप में परिवर्तन कर दूं तो उसका दाब और उसका आयतन स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी। मान के चलिए मैं किसी गैस के ताप में वृद्धि कर दे रहा हूं, तो ताप में जैसे ही हम वृद्धि करेंगे तो उस गैस का आयतन बढ़ जाएगा, स्वतः ही बढ़ जाएगा गैस का आयतन, क्योंकि गैसें गर्म होकर फैलती है। तो उसमें उष्मी प्रसार होगा, तो उष्मी प्रसार होने से गैस का आयतन बढ़ जाएगा और जब आयतन में वृद्धि होगी तो नेचुरली उसके दाब जो है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये 3 कारक हैं, इसमें से कोई एक कारक को परिवर्तित करेंगे तो 2 अन्य कारक स्वतः परिवर्तित होता है। तो ये कारक कैसे कैसे परिवर्तित होते हैं उन्हीं को लेकर के अलग अलग नियम दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला नियम है बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप को अगर हम लोग स्थिर रख दें तो स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन आरोपित दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रत्येक गैस जो होता है उसमें स्थिर आयतन पर उसके निश्चित द्रव्यमान का आयतन आरोपित दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन V जो होता है वो दाब P का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती हुआ ये 1/p। व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये उल्टा लिख दिया, P को उल्टा लिखे हमने, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगाते हैं जहां पर K जो है एक समानुपातिक नियतांक है। यहां से अगर मैं P का तिर्यक गुना कर देता हूं तो PV इक्वल टू हो जाएगा K।
पीवी इक्वल टू के, अर्थात स्थिर ताप पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन और दाब का गुणनफल, स्थिर ताप पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन और दाब का जो गुणनफल होता है वो हमेशा नियत रहता है। कोई सा भी गैस ले लिया जाए, उसके दाब और आयतन दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो हमेशा एक समान आएगा। मान के चलिए किसी एक गैस के लिए दाब P1 है और उसका आयतन V1 है, और दूसरे गैस के लिए दाब P2 और आयतन V2 है, तो मैं P1 इंटू V1 करूं तो ये मान हमेशा P2 इंटू V2 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ बॉयल का नियम। तो इस नियम के आधार पर अगर मैं यहां पे P और V के बीच में एक ग्राफ खींचूं, इधर से मैं P को दर्शा रहा हूं और ये दर्शा रहा हूं V को, यहां से। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्राफ होता है वो वक्राकार प्राप्त होता है। जब आयतन का मान ज्यादा रहेगा तो दाब का मान कम रहेगा, जब आयतन का मान कम होगा तो उसके बाद उस समय दाब का मान ज्यादा होगा, उल्टा होगा। इस बिंदु पर, ठीक है, यहां पर P1 V1 है मान के चलिए एक स्थिति, और एक स्थिति इसकी P2 V2। तो यहां पर जब V1 का मान ज्यादा है P1 से, V1 जो है यहां से याद रखें, यहां से याद रख की ऊंचाई है, और P1 अगर लेते हैं तो मात्र यहां से याद रखें, और इसका उल्टा कर दिया जाए, P2 को बड़ा कर दिया जाए V2 की अपेक्षा, तो P2 बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यहां से ज्यादा क्यों लंबाई है, और ऐसी स्थिति में मैं V2 निकालूं तो ये मात्र इतने के बराबर होगी। तो इस ग्राफ से समझ में आ जाता है कि दाब और आयतन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये ग्राफ को V और 1/P के मध्य करूं तो ऐसी स्थिति में सीधी सरल रेखा में सब मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि अब यहाँ पे हमने पहले से उल्टा ले लिया है। तो जैसे जैसे अब ये V का मान बढ़ेगा तो 1/P का मान भी बढ़ेगा। V का मान जो है अगर कम होगा तो 1/P का मान भी कम होगा। इसलिए ये जो ग्राफ अब मिलेगा वो ग्राफ जो है वो सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हो गया आप लोगों का बॉयल का नियम। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा नियम इसका देखते हैं तो वो नियम है चार्ल्स का नियम। तो बॉयल के नियम में ताप को स्थिर किया गया था, बिल्कुल याद रखिए, ताप जब स्थिर होता है तो बॉयल का नियम लगता है। उसी प्रकार से जब दाब नियत होता है, दाब स्थिर होता है, तो चार्ल्स का नियम लगता है। तो यहां पे हमको दाब को नियत रखना है। तो इस नियम के हिसाब से स्थिर दाब पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। परम ताप का समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम ताप का समानुपाती होता है। आयतन है V और परम ताप हो गया T। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि V समानुपाती T या V इक्वल टू KT, जहां पे K जो है पहले की जैसा एक नियतांक है जिसे हम लोग समानुपातिक नियतांक कहेंगे। तो यहां पे भी अगर मैं T को पक्षांतर करूं तो
ये हो जाएगा v बाई टी इक्वल टू हो गया k। तो अलग अलग गैसों के लिए अगर मान के चलिए, पहले गैस के लिए है ना, आयतन है उसका v1 और ताप है T1, और दूसरे के लिए आयतन है v2 और ताप है T2, तो ये दोनों का मान बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि बटे में आया। पिछले बार PV इक्वल टू K आया था, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हुआ था। इस बार बाई में आया तो बाई में लिखेंगे इसको चाहे तो और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, एकांतरण अनुपात लगा देता हूं, तो V1 बाई V2 इक्वल टू हो जाएगा ये T1 बाई T2। V1 बाई V2 इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू हो जाएगा ये T1 बाई T2। चलिए देखें, अब यहां पर मैं V और T के बीच में ग्राफ खींचता हूं, तो चूंकि समानुपाती है तो समानुपाती वाले में सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो V और T के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ सीधी सरल रेखा के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये V बाई टी इक्वल टू K को दर्शाएगा। तो ये हो गया चार्ल्स का नियम। लेकिन अगर ये चार्ल्स के जो नियम है, इस नियम को अगर हम केल्विन पैमाने के आधार पर इसकी व्याख्या करें या परम ताप पैमाने के आधार पर व्याख्या करें, चार्ल्स के नियम की व्याख्या कर रहे हैं केल्विन पैमाने के आधार पर। केल्विन पैमाने के आधार पर तो चार्ल्स के अनुसार, अभी जो बताया था आपको, स्थिर दाब पर, जो चार्ल्स का एक और नियम है, उस नियम के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूं। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि या कमी करने पर, किसी भी गैस जो है उसका दाब को स्थिर रखकर उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि किया जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी किया जाए, तो वो अपने कमी करने पर उसका जो आयतन होता है, वो आयतन जो है वो प्रारंभिक आयतन से 1/273 गुना या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन में वृद्धि होगा, ताप को घटाएंगे तो कमी आएगी। तो स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि या कमी करने पर उसके आयतन जो होता है उसमें प्रारंभिक आयतन का 1/273वें भाग के बराबर में या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे तो उसका आयतन 1/273वां गुना बढ़ जाएगा। ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी करेंगे तो उसका जो आयतन होगा वो प्रारंभिक आयतन क्या 1/273वें गुने के बराबर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग मान लेते हैं एक गैस है, उसका प्रारंभिक अवस्था जो है उसमें ताप को ले लेता हूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आयतन को ले लेता हूं जानकारी के लिए V0। तो अब अगर हम लोग ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे तो इसका जो आयतन होगा V1, तो पहले आयतन था उसका V0 और अब नियम के हिसाब से उसका आयतन में V0 का 1/273वें गुना के बराबर में वृद्धि होगा। वृद्धि होगा मतलब जुड़ेगा, जोड़ दिए
V0 का 1/273वें गुना के बराबर में। ये 1 डिग्री बढ़ाने पे हुआ। अगर मैं यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि कर देता तो उसका जो आयतन आता VT, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 में 1/273, तो T बढ़ाने पर क्या होगा, T/273 गुने के बराबर में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से VT बराबर हो गया, दोनों में कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, V0 1 प्लस T/273। अब यहां पे मैं दो अलग अलग अवस्थाएं ले लेता हूं। जब ताप को T1 लेता हूं तो ऐसी स्थिति में मान लेता हूं मैं, आयतन हो जाता है V1, और ताप को ले लेता हूं T2 तो इसका आयतन जो होता है वो हो जाता है V2। तो ऐसी स्थिति में V1 बराबर, पहली स्थिति ले रहे हैं, जब V1 करेंगे तो V1 इक्वल टू हो गया V0 1 प्लस T1/273, और V2 बराबर हो जाएगा V0 1 प्लस T2/273। तो इन दोनों को मैं भाग कर देता हूं, तो V1/V2 कर देता हूं, तो ये हो गया V0 1 प्लस T/273, V0 1 प्लस T2/273। तो V0 कैंसिल हो गया, लघुत्तम आएगा 273, तिरक गुना कर देंगे इसको, तो 273 प्लस T1, लघुत्तम आ गया 273। वैसे यहां पे भी तिरक गुना करेंगे, 273 प्लस T2, लघुत्तम इसका भी आएगा 273, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बोला था केल्विन पैमाने के आधार पर, तो केल्विन पैमाने के आधार पर, केल्विन पैमाने के आधार पर परम ताप जो है, जिसको कैपिटल T से दर्शाते हैं, वो T+273 के बराबर होता है। छोटा T रहेगा, छोटा T यानी सेल्सियस पैमाने का ताप है। ये सेल्सियस पैमाने के ताप में 273 जोड़ देने से वो परम ताप में बदल जाता है। तो यहां पर T+273 इक्वल टू कैपिटल T हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ पे T1+273 कैपिटल T1 हो जाएगा, और T2+273 जो है वो कैपिटल T2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से V1/V2 इक्वल टू हो गया T1/T2, या अभी आपको बताया था ये चार्ल्स का नियम, इसी को V समानुपाती क्या हो गया, ये T। तो जो शुरू में आपको बताया था चार्ल्स का नियम, वही आ गया फिर से। स्थिर दाब पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चार्ल्स का जो नियम था, इस चार्ल्स के नियम को हमने केल्विन पैमाने के आधार पे इसकी व्याख्या करके इसको दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया कि वास्तव में किसी भी गैस का जो आयतन होता है उसके परम ताप का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके आगे फिर क्लास में करेंगे। थैंक यू।